तो हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, क्वांटम मैकेनिक्स। आज अर्ली मॉर्निंग मैं आपके साथ जुड़ने आया हूं केवल इस टॉपिक को पढ़ाने। ये टॉपिक मेरे दिल के बेहद करीब, मुझे बेहद पसंद है ये टॉपिक, और मैं चाहता हूं कि लोग इसको पढ़ें। ये फिलोसफिकल एंगल देने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को केवल आप इसलिए कि आप ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, आप अपने सेमेस्टर्स में मार्क्स ले आएंगे, पीएचडी की एंट्रेंस पास कर लेंगे, इट इज अ डिफरेंट वॉल गेम। आप वो पैसे भी कर सकते हैं। ये सोचने समझने को एक नया एंगल देता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे जितना आप इसको पढ़कर एक्साइट हो सकते हैं, आपको बेहद मजा आ सकता है। शायद वो आपको शायद अपने लव लेटर्स में ही मजा ना आए, बिल्कुल नहीं आएगा, उससे लाखों गुना मजा शायद आपको इसको पढ़ने में आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप वाकई में एक क्यूरियस आदमी हैं और जानने में इच्छा रखते हैं, तो मैं बता रहा हूं इसके एक एक जर्रे में आपको लाजमी तौर पर बहुत ही ढेरों चीजें सीखने को मिल सकती हैं। समय की एक मर्यादा है, मैं आपको बहुत एक ज़्यादा तो नहीं कवर कर सकता। एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं आपको अपना मैसेज देने की कोशिश करूंगा। कुछ ईयर हैं जिनको मुझे पर्टिकुलरली डिस्कस करना है। मैं एक हिस्टोरिकल इवेंट, एक छोटी सी कहानी बताकर और मेन मादे पर आ जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास समय की एक मर्यादा है। तो देखिए क्या है, 1901 एक ईयर, प्लांक, ठीक है। और इसको बताने से पहले मैं हिस्टोरिकली थोड़ा बैक चल रहा हूं। हिस्टोरिकली बैक चलने में 1859 वो ईयर जहां पर किरचॉफ का ब्लैक बॉडी का एक कंसेप्ट आया, जिसने बताया कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है। उसने एक कंसेप्ट दिया कि कोई अगर सब्सटेंस है, वो जितना जल्दी हीट लेगा वो उतना ही जल्दी हीट रिलीज भी करेगा। केवल इतनी सी बात को डिफाइन करना उस समय बहुत बड़ी बात थी, और किरचॉफ की उस ब्लैक बॉडी का नाम इसको दिया गया, किरचॉफ ब्लैक बॉडी। अगर हम आगे इसी में बढ़े तो 1885 का बामर का रूल, भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बामर ने 1/λ बराबर आर जेड 1/λ1/n1 - m2, ये बामर ने नहीं दिया था। बामर सीरियस एच स्पेक्ट्रम से आई थी, लेकिन इसको ड्राइव करने वाला, इस चीट को ड्राइव किया गया 1888 में, और वो भी रिडबर्ग ने किया। उसके बाद एक हिस्टोरिकल एरा और है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन दोनों के बीच में हुआ, और वो 1887 हो गई, करेक्ट, 1887। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो कि हर्ट्ज का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। ये 4 इवेंट हुए 1901 के इवेंट होने से पहले। हमको ये डिस्कस करना है, ये मैं बाद में करूंगा। मैंने देखिए, हिस्टोरिक क्रोनोलॉजी देखने से हमको पता चलता है कि एक्चुअली डेवलपमेंट हुआ कैसे है। आप समझिए भैंसें हुई कैसे होंगी, और इस तरीके से आगे ये सफर तय हुआ। अब मैं आपसे स्टार्ट करता हूं 1901 का प्लांक का रेडिएशन, प्लांक्स रेडिएशन। प्लांक्स का रेडिएशन है। प्लांक्स ने कहा क्या एक्चुअली? प्लांक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये। हुआ क्या, हम क्लासिकली वर्ल्ड में तो ट्रेवल कर रहे थे, अचानक ये शिफ्ट क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में होना लाजमी था। हमारे पास 2 प्रॉब्लम आ गई। लुमिनिफेरस ईथर, और दूसरा ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस प्रॉब्लम को तो आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पोस्टुलेट ने आउट कर दिया, इसको तो सॉल्व कर दिया। बहस यहां फंस गई, और इस मामलात ने हमको क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और ये वो इवेंट था, ये वो प्रॉब्लम थी कि क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया के लिए हम ट्रैवल कर गए, और हमने एक नए सफर का आगाज किया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, दुनिया की कोई भी किताब
कोई भी चीज जब भी क्वांटम मैकेनिक्स को यूज मतलब स्टार्ट करती है तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बांधने के लिए फंडामेंटल यहाँ से उठाती है। इसलिए हमने प्लांक्स का ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ये सारी की सारी कहानी स्टार्ट करी है। अब हम जल्दी से मेन मादे की चीजें अपनी कवर कर लेते हैं। प्लांक्स का ब्लैक बॉडी रेडिएशन कह क्या रहा था कि प्लांक साहब ने एक मान लेते हैं एक क्यूब के साइज की ब्लैक बॉडी ली जिसका लेंथ a थी। ठीक, उन्होंने बताया अगर यहां पर एक होल कर दिया और इसके अंदर पहले हमने एनर्जी को डाला, एनर्जी को हमने इसके ऊपर प्रोजेक्ट कराया, तो लाइट जब आई तो लाइट ने इसको एब्जॉर्ब किया। उसके बाद एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद इसने एमिशन करना स्टार्ट किया। तो जब ये एमिट करेगा तो एमिट करने के हिसाब से होगा क्या, जब ये बाहर निकलेगा अंदर ही, तो मान लीजिए इस पॉइंट से निकल के गई एक वेव, दूसरी कहीं और, फिर यहां से ये, फिर यहां से ये, और ये ना जाने कितनी तरीके से इसने अंदर ही अंदर इस तरीके का एक 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 इंटरफेरेंस पैटर्न, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस तरीके के पैटर्न्स बनने लगेंगे। तो इस तरीके के पैटर्न्स जब बने तो उन्होंने प्लांक ने उसको डिफाइन किया। प्लांक ने ये वाली बात नहीं बोली, प्लांक ने बोला इस इवेंट के बाद से डिस्क्रीट एनर्जी की टर्म की स्टार्ट हो गई। प्लांक ने ये वाली बात नहीं कही थी कि रेडिएशन इटसेल्फ आर क्वांटाइज्ड। उसने ये कहा कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है, इनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला रेडिएशन भी डिस्क्रीट है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि एटॉमिक मोशन जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी पर बेस्ड है, जिसकी वजह से उससे जो प्रोड्यूस होने वाला रेडिएशन है वो भी डिस्क्रीट है। तो हमको वहां से ये बात पता चली कि डिस्क्रीट एनर्जी जैसी चीजें क्या होती हैं। ठीक साहब, हमको यहाँ से पता चल गया। लेकिन सवाल ये उठा कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ मोड्स अलाउड थे, कितने नंबर ऑफ मोड्स के थ्रू ये अंदर जितना ये जो इंटरफेरेंस हुआ है ये कैसे हुआ होगा। तो हम एक्चुअली नंबर ऑफ अलाउड फ्रिक्वेंसीज काउंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नंबर ऑफ अलाउड ऑफ फ्रिक्वेंसीज? क्योंकि हमको डिस्क्रीट एनर्जी की बात करनी है। हम जानते हैं कि E बराबर एच म्यू होता है। इसका मतलब है कि अगर μ1 अलाउड है इसका मतलब E1 अलाउड है, μ2 अलाउड है इसका मतलब E2 अलाउड है। इसी तरीके से Vn अगर अलाउड है μn तो En अलाउड है। इस बात ने हमको ये वाली बात बता दी कि अगर ये डिस्क्रीट एनर्जी जैसा रेडिएशन है तो किसी पर्टिकुलर म्यू पर ही कोई E होगी, किसी पर्टिकुलर μ2 पर कोई U2 होगा। इसलिए हमको ये वाली बात निकालनी पड़ेगी कि एक्चुअल टोटल एनर्जी है कितनी, और टोटल एनर्जी हम निकालेंगे कैसे साहब? तो हमको पता चला कि E बराबर एच म्यू होता है, लेकिन E बराबर एच म्यू से भी कैसे निकला, क्योंकि हमको म्यू नहीं पता। ठीक साहब, तो हमने फिर दूसरा फॉर्मूला देखा और उसका यूज किया, E बराबर एच सी बाई लैम्डा। हमको म्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, हमको लैम्डा तो पता है। हम ये तो पता कर सकते हैं ना कि एक्चुअली जब एक वेव रेडिएशन के थ्रू बाहर निकली होगी तो उसने कितना जो है डिस्टेंस कवर किया होगा, ये तो पता कर ही सकते हैं। एक इसके इस तरीके के मोड्स, अब मोड्स का यहाँ मतलब क्या है मैं भी बताता हूं आपको। तो यहाँ कैसे कैसे वेव्स उठी, उसकी वेवलेंथ कितनी थी, हम इसके थ्रू लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा के थ्रू म्यू तक आएंगे और ई निकाल लेंगे। आसान है, करते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, मान लेते हैं मैं केवल पहले एक्स डायरेक्शन, एक्चुअली ये तो क्यूबॉइड है, ये तो तीनों डायरेक्शन में है। मैं पहले पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के लिए आपको कुछ लिख रहा हूं टर्म, आप उनको ध्यान से देखिएगा। ठीक, एक्स बराबर ए, ठीक है, और इसके बीच की डिस्टेंस ही मान ली ए। एक्स डायरेक्शन में दो मान लेते हैं, ये एक्स ये वाई। तो एक्स एक्सेस और इसके पैरेलल जो एक्स एक्सेस है ये वाली, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है। तो हम इस तरीके के एजेस का जो है डिफाइन करना है। ये ए है, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि हो सकता है कि वेव कुछ ऐसी बनी हो जब रेडिएशन हुआ हो सकता है। और ये एक्चुअली एक कीबोर्ड है,
क्यूबॉइड है तो इसका मतलब सॉलिड है, मतलब बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या, रिजिड है, रिजिड, ये रिजिड है। तो स्टेशनरी वेव जैसा कुछ मामला बन रहा होगा, ये रिजिड बाउंड्री से। ठीक है साहब। अब यहां पे कैसे बना, अब ये भी बन सकता है, इसमें कोई शक शोभा है, कोई शक शोभा नहीं है साहब। बनने को ये भी बन सकता है, ठीक साहब, बनने को तो साहब ये भी बन सकता है। अगर ये बना तो इसमें कितना लैम्डा है, मतलब इसके एम्पलीट्यूड कितना है, λ/2। बताइए कुछ गलत बात हो तो, बस खत्म हो गया काम। इसमें λ/2 है, इसमें देखिए 2 × λ/2, इसमें देखिए 3 × λ/2, इसमें 4 × λ/2। इसका मतलब एक पर्टिकुलर टर्म इसके आगे आ रही है λ/2 के। तो क्यों ना हम ये निकाल लें कि एक्चुअली एक्स डायरेक्शन में कितने एन जैसी एक चीज पॉसिबल होगी, इसको हम एन एक्स से डिफाइन कर रहे हैं कि ये मोड्स है, ये कितने ऐसे मोड्स होंगे जो डिफाइन होंगे एक्स डायरेक्शन में। ये हम पता कर सकते हैं अगर यहां पर हम एन एक्स लिख दें और हम फाइनल लिख दें कि एन एक्स λ/2। बताइए, ये हम लिख सकते हैं। तो बस अब हम इसी तरीके से पूरा आगे का काम कर लेते हैं। हम्म तो फिर अब आगे देखिए, एन एक्स λ/2 बराबर, जब हम एन एक्स इंटू λ/2 कर रहे हैं, इसका मतलब ये कवर तो पूरा का पूरा डिस्टेंस कर रहा है ना। देखिए मैं आपको एक जगह छोटा सा बना देता हूं बस, ये x = 0 है और ये x = a है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, a है। इसका मतलब ये पूरे एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, a है। ठीक था, लेकिन ये a तब है ना जब ये पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में गई होगी, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी जो है गोइंग इनटू एनी एंगल। ये तो तब हुआ होगा ना। मान लेते हैं हम जनरलाइज लेकर चलते हैं कि हमको नहीं पता किस एंगल पर गया होगा, हमने मान लिया cos अल्फा। सिमिलरली हमने y के लिए लिख लिया a इंटू कॉस बीटा, और ये हमने z के लिए लिख लिया a इंटू कॉस गामा। बस अब क्या बचा था, हमारे पास वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया, एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर बराबर, हमने क्या किया, कॉमन लिया था यहां से। तो आपको एक वही स्टेप ही करके दिखा देता हूँ। ये कॉस अल्फा स्क्वायरिंग बोथ साइड, सिमिलरली y में, सिमिलरली z में, सिमिलरली तीनों में। देखिए ठीक है, तीनों को जोड़ दीजिए, और यहां ले आइए a² 4/λ² इंटू इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। हम जानते हैं कोसाइन रूल से ये एक होता है, 1 में होती है इसकी वैल्यू। ठीक साहब, हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
अब हम इसके आगे काम करते हैं, सॉल्व करना है, क्योंकि तो हमने क्या किया, n3 को nz को 0 कर दिया, केवल इसलिए कि हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअली किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। तो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर इक्वल टू क्या था, लेमडा ए स्क्वायर 4 अपॉन लेमडा का स्क्वायर, यही था ना। हमने क्या कहा था, हम लैम्डा के टर्म में पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसको सी अपॉन म्यू से कन्वर्ट करके और काम निकाल लेंगे। रखिए वैल्यू, लैम्डा बराबर सी अपॉन म्यू रख दीजिए। ठीक साहब, अगर आप इसको कंपेयर करें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैथमेटिक्स में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0,0 है और जिसकी रेडियस आर है। ये अप्लाई करिए यहाँ पर कि फर्ज मान लेते हैं कि nx है, नंबर ऑफ मोड्स इन x डायरेक्शन, नंबर ऑफ मोड्स इन y डायरेक्शन। तो फर्ज किया कि 0,0 से ये सर्किल पास हो रहा है और इस सर्किल की रेडियस कुछ और नहीं 2a म्यू अपॉन सी है, ये इसकी रेडियस है। कुछ इस तरीके का कंसेप्ट हमको सर्किल में मिल रहा है जब हमने इसको सॉल्व किया। अब थोड़ा सा आगे चलकर अगर हम सोचें और nz को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो हम पाएंगे कि nx का स्क्वायर प्लस ny का स्क्वायर प्लस nz का स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक स्फीयर के इक्वेशन को डिफाइन करेगा जिसकी रेडियस r इक्वल टू 2a म्यू अपॉन सी होगी। तो बस फिर हम स्फीयर का केवल और केवल एक छोटा सा पोर्शन लेकर चल रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्म लगाएंगे। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, भाई हमको नहीं पता ना कि हर इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर कितने नंबर ऑफ n अलाउड होंगे, हमको नहीं पता ये वाली बात। तो हम क्या करें, हम इंटीग्रेशन कर लें, छोटी सी स्ट्रिप काट लें और हम बस उसके साथ डील कर लें। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए 1/8 इंटू 4/3 पाई आर प्लस डी आर का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह वैल्यू रख दीजिए, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, क्या किया था, 4/3 पाई आर स्क्वायर डी आर आ रहा होगा, देख लो एक बार। पाई आर स्क्वायर डी आर, करेक्ट, डी आर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 8, 1/8। बस सॉल्व कर लीजिए। पाई आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू रख दीजिए 2a म्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर इंटू डी म्यू 1/8। और इसी के साथ ये सॉल्व कर लेंगे जब आप, तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, तो 2 पाई ए स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर अपॉन 3 सी स्क्वायर, करेक्ट, ये वाली टर्म आ जाएगी इंटू डी म्यू। ये नंबर ऑफ अलाउड ट्रांजिशन, नंबर ऑफ अलाउड मोड्स हैं, नंबर ऑफ मोड्स, टोटल मोड्स हैं, नंबर ऑफ टोटल मोड्स हैं ये अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन, मेरे पास चेक कर लूं, 3 4/3 ओके ओके ओके, ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर आता है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, करेक्ट। के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आंसर आ गया।
आगे देखिए, हमने प्लांक्स के लॉ को तो डिस्कस कर लिया, प्लांक्स की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। प्लांक्स की इक्वेशन को यूज किया था रिले जीन्स ने। रिले जीन्स लॉ, इन्होंने क्लासिकल मैकेनिक्स को बेस बनाया और अपना कंसेप्ट दिया कि ई ऑफ म्यू डी म्यू बराबर होता है नंबर ऑफ मोड्स इनटू के टी। के टी यहाँ क्यों? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जानते हैं कि एनर्जी को के पार्टीशन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में उसका पार्टीशन होता है। तो हाफ के टी यहाँ यूज होती है और हाफ के टी यहाँ यूज होती है। इस वजह से इसको यहाँ उन्होंने टोटल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और ये रिजल्ट हमको वहां से मिल गया। तो जब हम रिले जीन्स की इक्वेशन देखते हैं तो वो इक्वेशन कुछ इस तरीके की आती है, 8 पाई म्यू स्क्वायर डी म्यू अपॉन सी क्यूब इंटू के टी और ई म्यू डी म्यू। और अगर हमको इसको लैम्डा में कन्वर्ट करना हो तो म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा एंड देन डी म्यू इक्वल टू माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। और इक्वेशन लैम्डा में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम लिख सकते हैं ई ऑफ लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई लैम्डा स्क्वायर डी म्यू अपॉन, इसको सही कर लीजिए वैल्यू रख के, 8 पाई सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा डी म्यू की जगह और माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 पाई, ये माइनस का है पूरा तो माइनस को उठा के वहां ले जाइए, माइनस आया। और ये सॉल्व फाइनल होकर कितना आया है, दे देता हूं, सॉल्व फाइनल होकर आया 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा इंटू डी लैम्डा, ये आया। और इसी के थ्रू उन्होंने बताया कि कैसे जब प्लांक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन किया तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आया, और रिले जीन्स ने जब किया तो यहां तक तो उनका ग्राफ उस इक्वेशन को फॉलो कर रहा था, लैम्डा और ई फॉलो कर रहा था। कैसे? 8 पाई ई अपॉन लैम्डा की पावर 4, यही है ना फाइनल, यही आया हमारा रिजल्ट पाई, हाँ लैम्डा क्यों डी लैम्डा, यही आया। तो हमको ये मिला, तो इसके थ्रू यहाँ तक तो वेरिफिकेशन था, लेकिन इसको रिले जीन्स वेरीफाइड नहीं कर पाए। और एंड में बीन्स ने अपना लॉ दिया इस पूरे के पूरे ग्राफ को, जो हमको प्लांक्स ने दिया था, बीन्स लॉ। बीन्स ने बताया कि लैम्डा एम इंटू बी बराबर टी बराबर बी, और यहाँ बी एक कांस्टेंट है। मतलब कि मैक्सिमम लैम्डा जब होगा, जब लैम्डा तो टेम्परेचर बहुत मिनिमम होगा, और ये बात सही है, हम जानते हैं ई बराबर एस सी बाय लैम्डा से। और टी जितना ज़्यादा टी होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब लैम्डा उतना कम होगा, एनर्जी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी और लैम्डा उतना कम होगा।
तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ उन्होंने रिलेशन निकाला, और ये बहुत काम का। स्टार्स का जब भी टेम्परेचर हमने पता किया तो मैं थर्मामीटर लेकर नहीं गए, हमने इक्वेशन का यूज़ किया। कांस्टेंट हमको पता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और लैम्डा हमने उसको यूज़ किया कि उसका कितना वेवलेंथ आ रहा है, और उसके थ्रू हमने जो है टेम्परेचर को काउंट कर लिया। तो इस तरीके से ये बीन्स लॉ भी खत्म हो जाता है। फिर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एच कट अपॉन टू, कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पोजीशन को और मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता। ये वैसा ही है कि दो, जैसे एनर्जी को और टाइम के साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये नेचर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इस पर एक पूरा का पूरा एक बहस हो सकती है। कोपेनहेगन में बैठा हाइजेनबर्ग के पास कई सारे ऐसे एविडेंस थे, आर्गुमेंट्स थे कि हाँ वो इस वाली बात को कह रहा था, और ये उसको अपने रिसर्च पेपर लीनियर अलजेब्रा से मिला था जिस पर उसने काम किया था। तो ये एक बहस हो सकती है, बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, अभी आप बस केवल इसको यहीं तक समझ लीजिए क्योंकि इसमें अच्छी खासी बहस हो सकती है। उसके बाद हम फाइनल स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। कुछ सवाल देख लेते हैं, देखिए। इसको कैसे खोलते हैं हम, तो एक बी साई ऑफ एक्स माइनस बी ए साई ऑफ एक्स। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सवाल है डी ऑफ डी एक्स। सवाल ले ही लेते हैं, सवाल कौन सा है। एक सेकंड में सवाल निकाल लेता हूँ। डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो बस इसको ओपन करिए, डी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसको ऑर्डर को ब्रेक मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है। और अब साई ऑफ फंक्शन को ऐसे लगाइए, तो साई ऑफ फंक्शन को ऐसे लगाएंगे तो हम पाएंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स दो बार ऑफ साई ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स। बस अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। साई ऑफ डबल डेक्स, क्योंकि दो बार था, प्लस एक्स स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और यहाँ पहले एक्स का मल्टीप्लाई, फिर 2 का रूल, फिर डिफरेंशिएशन का रूल कि एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। और ये इसी के साथ सॉल्व हो गया। बस ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है डी ऑफ डी एक्स प्लस एक्स फिर डी ऑफ डी बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू साई ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या है देखते हैं। या तो आप एक काम करिए, यहीं से सॉल्व करते चलिए, तो देख लेते हैं।
डी ऑफ डी एक्स प्लस एक्स, सॉल्व करिए, साई ऑफ एक्स माइनस एक्स साई एक्स। हमेशा राइट से लेफ्ट ही चलाना होता है। अब इसको यहाँ डालिए, तो पहले इसको सॉल्व करा लिए, उसको अलग करा लेंगे। एक्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर साई ऑफ एक्स, और इसके टर्म को और करके प्लस करके लिख दीजिए यूज करके। तो पहले इसमें करेगा तो साई डबल डेक्स एक्स माइनस एक्स साई एक्स माइनस साई ऑफ एक्स। कुछ कट रहा है? हाँ, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर साई एक्स माइनस साई ऑफ एक्स। ये साई ऑफ एक्स है क्योंकि एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया ना इस वाले टर्म में। तो इसी के साथ हमारा अगला आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए, एक्स की पावर एन और पी की पावर एक्स, इसके वैल्यू कितनी आएगी? तो हम जानते हैं एक्स का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर तो एक्स ही होता है, और पी ऑफ एक्स का कितना होता है? माइनस आई एच अपॉन 2m इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यही होता है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ करेक्ट, माइनस आई एच कट माइनस आई एच डी वाई बाई डी एक्स, माइनस आई एच डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी, बस रख दीजिए, अब तो सवाल ही खत्म हो गया। तो बस सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, एक्स ऑफ एन माइनस आई एच तो साई ऑफ एक्स, साई ऑफ डैश, एक का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर प्लस कर दो इसको पूरा, और यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो वही मैंने बताया आपको कि फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव का रूल। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कुछ कट रहा है क्या? हाँ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, बचा केवल इतना ही, माइनस आई एच साई ऑफ एक्स इंटू एन एक्स की पावर एन माइनस 1। सवाल खत्म। और कोई सवाल देखिए, ये एक्सप्रेशन आप हमेशा याद रखिए, ये आपको याद ही रखने होंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या यूज होते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या यूज होते हैं। तो पोजीशन का, तो पोजीशन का एक्स, यहाँ पर पी एक्स यूज होता है, तो यहाँ पर माइनस एच अपॉन डी बाई डी एक्स। फिर काइनेटिक एनर्जी मेजरली जिसके थ्रू हम सारे डेरिवेशन करते हैं, माइनस एच स्क्वायर, सॉरी, के बाद है उसका होता है माइनस आई एच अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो ये होता है, और एनर्जी का टाइम डिपेंडेंट होता है, तो हम लिखते हैं माइनस आई एच डी वाई बाई डी टी। बस ये आप याद रखिए क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। बहुत रस में है अपन, इस वजह से इस टॉपिक को बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, वरना ये टॉपिक बहुत कमाल की चीज़ है। देखें कितना आता है। सॉल्व करिए, एक्स साई ऑफ एक्स, एक्स
साई ऑफ एक्स माइनस साई ऑफ एक्स, क्या कटा, कट गया, तो माइनस साई ऑफ एक्स इसका आंसर आ गया। और साई ऑफ एक्स हम फंक्शन लेकर चलते हैं एक्चुअली, तो इसलिए इसको -1 लिटरेचर में लिखा जाता है। वैसे आंसर माइनस साई एक्स है, लेकिन -1 इसका आंसर आ गया।